caught in the crossfire. तो संतकुंज में मैं गया था तो वहाँ पे जो मतलब फोर्टिस हॉस्पिटल है वहाँ पे अभी वैकेंसीज को बोल रहे नहीं है, तो खास करके मेल स्टाफ के लिए तो नहीं है। अगर फीमेल आप हो तो आप जा सकते हो वहाँ पे, ट्राई कर सकते हो करने को, लेकिन मेल स्टाफ के लिए वो बोल रहे वैकेंसी नहीं है। और वहाँ पे अभी पहले तो फ्रेशर को भी लेते थे, लेकिन अभी शायद उनके पास स्टाफ काफ़ी हो गया, तो वो बोल रहे हैं कि अभी हम ओनली एक्सपीरियंस वाले को ही ले रहे हैं और वो भी फीमेल को ही ले रहे हैं। तो इसलिए हम हार नहीं मानेंगे। मैं नेक्स्ट आगे वाले हॉस्पिटल में आ गया, जो कि वहीं पे थोड़ा सा ही उससे 2 किलोमीटर आ गया है, जो कि फाइनल हॉस्पिटल है, और यहाँ पे अभी मैं इंटरव्यू दूंगा। तो फिर यहाँ पे देखते हैं क्या होता है, ज्वाइन करते हैं या नहीं करते, जैसे भी होगा मैं आपको बताता हूँ। सो गाइस, इंटरव्यू हो गई है मेरी और ज्वाइनिंग भी होगी, मतलब सब कुछ ऑलमोस्ट हो गया है। तो 1 तारीख से उन्होंने ज्वाइन करने के लिए बोला है, लेकिन खैर मैं तो करूँगा नहीं। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो उन्होंने पूछी इंटरव्यू में, क्या काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे थे। और फ्रेशर के लिए स्पेशली मैंने पूछा था। वीडियो में मैं आगे आपको सारा बताऊंगा कि उन्होंने क्या क्या क्वेश्चन पूछे, और फ्रेशर के बारे में भी बताऊंगा कि अगर आप ज्वाइन करोगे तो कितनी सैलरी है और कर सकते हो या नहीं। तो वो सारी चीज़ें हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, पहले फोर्टिस में मैं गया था तो वहाँ पे तो उन्होंने लिया नहीं, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे मतलब जो मेल फीमेल का कोई रेशियो है, तो उसके हिसाब से हमारे पास मेल स्टाफ ऑलरेडी ज़्यादा है, तो हमें फीमेल चाहिए। तो दूसरी चीज़ ये है कि वो एक्सपीरियंस स्टाफ को ही ले रहे, फ्रेशर को वो नहीं ले रहे, तो आपको वहाँ पे जाने का फायदा अभी नहीं है। तो अगर आप भी प्लान कर रहे हो तो आप अभी फोर्टिस में मत जाना। अगर आप फीमेल हो और 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आप वहाँ पे जा सकते हो, अदरवाइज वहाँ पे जाने का कोई फायदा नहीं। वहाँ से निकल के फाइनल में मैं गया तो यहाँ पे मेरे इंटरव्यू सब कुछ क्लियर हो गया है। तो वहाँ पे जो मेन मुझे क्वेश्चंस आए थे, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ जो कि इंटरव्यू के दौरान उन्होंने मुझे पूछे। तो ओवरऑल अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ स्पाइनल हॉस्पिटल में जो मैंने इंटरव्यू दी, तो वहाँ पे मैं अराउंड में 11 बजे के आसपास पहुंचा एचआर में। तो एचआर वालों ने जो भी अपना रिटर्न टेस्ट लेना था वो दिया, और 11:30 बजे या 11:45 बजे तक उन्होंने मुझे फ्री कर दिया। उसके बाद उन्होंने मुझे सीएनओ के पास भेज दिया कि वहां पे जाके आप अपनी इंटरव्यू दे आओ। तो अगर आपकी इंटरव्यू क्लियर होती तो फर्दर हम आगे आपको फिर रखेंगे। सीएनओ के पास मैं पहुंचा, मतलब 11 बजे मैं उनके ऑफिस में गया। वहां पे वेट करते 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 मुझे लगता है अराउंड 4 बजे मतलब उनकी जो सीएनओ है वहां पे आए, फिर उन्होंने मेरी इंटरव्यू ली। तो मतलब वो जो 4 घंटे मैंने वहां पे वेट करा, मतलब टोटली टाइम वेस्ट था मेरा वो 4 घंटे का। मतलब इतना भी कोई फ्री नहीं होता कि आप कितना भी टाइम उसको वेट करवाते रहो। तो मुझे ये चीज उनकी अच्छी नहीं लगी, और 1-2 स्टूडेंट तो वापस चले गए थे। तो उनको बोल दिया कि सीएनओ जो है वो पता नहीं राउंड पे है या इधर है उधर है, कोई कुछ बोल रहा था कोई कुछ बोल रहा था। तो एचआर में बात करके वो चले गए कि हम कल आएंगे, हमें काम है। तो मैं तो खैर फ्री था, तो मैंने सोचा चल कोई नहीं, देख लेते हैं। वहाँ पे 1-2 जने मिल गए जो मुझे मतलब ऐसे ही यूट्यूब से जानते थे, तो फिर वहाँ पे ऐसे टाइम स्पेंड करा। तो फाइनली मतलब यही था कि जो 4 घंटे का वेट कराया तो वो काफी मतलब चीज जो है मुझे बुरी लगी। तो सबसे मेन चीज ये है कि कुछ लोग डरते हैं कि आपको इंग्लिश नहीं आती तो क्या इंग्लिश में इंटरव्यू होता था, ऐसा कुछ। तो मैंने मतलब वहाँ पे वो स्टार्टिंग में उन्होंने मेरे से इंग्लिश में बात करी थी, थोड़ी मैंने भी करी, लेकिन मुझे मेन यही जानना था कि क्या वो पूरा इंग्लिश में ही बात करते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो हिंदी में मेरे साथ बात कर रहे थे, मैं भी हिंदी में कर रहा था। तो ऐसा लैंग्वेज बैरियर कुछ नहीं होता कि आपको इंग्लिश ही बोलनी है। तो उसके बाद उन्होंने मतलब क्वेश्चन मुझसे पूछे कि आपको कहाँ का एक्सपीरियंस है। तो मैंने उनको बताया कि मुझे मेडिकल आईसीयू का एक्सपीरियंस भी है और सीसीयू का भी है। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि वहाँ पे मतलब आपको हम मेडिकल आईसीयू में ही ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सीसीयू नहीं है। तो है लेकिन मतलब उन्होंने सेपरेट एक मतलब जो स्पाइनल के अंदर आता है वो सीसीयू और कार्डिक वाला जो भी डिपार्टमेंट है वो स्पाइनल के अंदर नहीं आ रहा है। वो मतलब जॉइंट है उनका किसी सरोज हॉस्पिटल के साथ। तो वैसे है तो मतलब एक ही साथ, लेकिन ना वो मतलब अलग उनकी ब्रांच है कोई। तो इसलिए अगर आप स्पाइनल ज्वाइन कर रहे हो तो आप उधर नहीं जा सकते हो, आपको उसके लिए सरोज हॉस्पिटल में इंटरव्यू देना पड़ेगा, तब आप स्पाइनल के साथ वाला जो मतलब कार्डिक डिपार्टमेंट है वहां पे जा सकते हो। तो देन उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कहाँ से आए हो, आपको कितना एक्सपीरियंस है। तो वहां पे मैंने 1 साल के एक्सपीरियंस उनको बताया था कि मुझे 1 साल के एक्सपीरियंस है और मेडिकल आईसीयू में है। तो देन उसके बाद
बाद उनका जो फर्स्ट क्वेश्चन था कि आपने कौन कौन से पेशेंट्स देखे हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हर कोई करता ही करता है जब भी आप शुरू करते हो इंटरव्यू का। मतलब जो इनिशियल फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो यही होगा कि आपने क्या कौन कौन से पेशेंट देखे हैं, फिर उसी के हिसाब से वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो मुझसे भी उन्होंने पूछा तो मैंने उनको वही बताया कि न्यूरो वाले देखे हैं, हार्ट वाले देखे हैं, लंग्स वाले देखे हैं, नेफ्रो वाले देखे हैं, गैस्ट्रो वाले देखे हैं, ऑर्थो वाले देखे हैं। तो उसके बाद उन्होंने मुझे पूछा कि अगर मान लो आप मेडिकल आईसीयू में काम कर रहे हो तो आप कैसे पेशेंट की असेसमेंट करते हो। तो देन मैंने उनको बताया कि जब भी पेशेंट हमारे पास आता है तो हमें उनकी पूरी हेड टू टो असेसमेंट करनी होती है। उसमें हम एक इनिशियल असेसमेंट करते हैं। तो इनिशियल असेसमेंट जो है वो विद इन 15 मिनट्स हम मतलब कंप्लीट करनी होती है। फिर उसमें हम वो सारी चीजें देखते हैं। फिर पेशेंट की मतलब फिजिकली पेशेंट को असेस करते हैं। फिर उनको कोई बेड सोर तो नहीं है या ऐसा कुछ पुराना कोई अल्सर या उनको फिसला बना हुआ या वो मतलब वो सारी चीजें हम देखते हैं फिजिकली ना। ब्रेडन स्केल हम करते हैं और कैप्रिनी स्केल होता है, फिर मॉर्स फॉल स्केल होता है। तो जब मैंने ऐसे स्केल के बारे में उनको बताया तो उन्होंने बस उसी में से क्वेश्चन पूछने लग गए। फिर स्केल के बारे में, अच्छा ब्रेडन स्केल क्या होता है, उसकी नंबरिंग क्या है। अच्छा फिर जीसीएस का पूछा कि जीसीएस का आपको पता है तो उनका वो बताया, फिर उनका स्कोर कैसे है। फिर जीसीएस नॉर्मल कितना है और वो मैंने बताया कि 15 होता है। फिर अगर 10 पे हो तो कितना होगा, तो फिर उसमें हम उसको मॉडरेट काउंट करते हैं, है ना। और फिर अगर 7 से नीचे जाता है तो सीवियर काउंट करते हैं। उन्होंने बोला कि अगर आपको 7 से कम मिल रहा है तो आप क्या करो। तो फिर मैंने उनको बताया कि हम न्यूरो कंसल्टेशन करवाते हैं, फिर आगे सीटी एमआरआई जो भी फर्दर वो इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं वो हम करवाते हैं। फिर उन्होंने पूछा कि जब आपके पास पेशेंट का अगर जैसे आपने असेसमेंट करी है अपने ब्रेडन स्केल या कोई भी स्केल का जो आपका अगर मतलब आपको लग रहा है कि उसका जो स्कोर है वो सीवियर में आ रहा है, सीवियर में आप काउंट कर रहे हैं, तो आप कितने टाइम के बाद असेस करोगे। तो नॉर्मली वही जैसे हम डेली करते हैं असेसमेंट। अगर मतलब उनका सीवियर में स्कोर आता है तो हमें डेली करनी होती है। अदरवाइज अगर नॉर्मल है तो हम नॉर्मली 7 दिन के बाद, अगर पेशेंट आईसीयू में रहता है तो 7 दिन के बाद इनिशियल असेसमेंट करते हैं। देन फिर उन्होंने पूछा कि अगर पेशेंट को बेड सोर है तो आप क्या करोगे, जब ब्रेडन स्केल अगर हाई आ रहा है तो आप क्या करोगे। तो फिर मैंने उनको बताया कि अगर मतलब ब्रेडन स्केल हाई है ये इंडिकेट करता है कि पेशेंट को बेड सोर होने के चांसेस बहुत हाई है। तो हाई चांसेस में हम क्या करते हैं कि पेशेंट को अगर फॉलिस वगैरह लगा हुआ है तो वैसे भी उनकी स्किन भी इंटैक्ट ज्यादा टाइम नहीं रहती, क्योंकि मॉइस्चर की वजह से और वो सारी चीजों की वजह से पेशेंट की मतलब जो स्किन है वो जल्दी निकलनी शुरू होती है और बेड सोर बनना जल्दी स्टार्ट होता है। तो उसमें आप उनकी मैनेजमेंट कैसे कर सकते हो उसके बारे में उन्होंने पूछा था कि मतलब वही सेकंड वाली पोजीशन चेंज करनी है, ऑक्सीजन थेरेपी देनी है, अगर बन गया तो एलोविन सैक्रिम लगानी है ना। और ये सारी चीजें मतलब जो जो भी आप बेड सोर के लिए करते हो वो आपको बताना है। तो फिर उन्होंने पूछा कि मेडिकल आईसीयू में आपने काम करा है तो वेंटिलेटर क्या आप असेस कर लेते हो, वेंटिलेटर का मतलब आपको पता है। तो मैंने उनको बताया हाँ मुझे पता है। फिर उन्होंने मुझे वेंटिलेटर के मोड्स पूछे कि कौन कौन से मोड्स होते हैं। तो मैंने वो उनको बताया कि पीआरवीसी मोड होता है और एसआईएमवी होता है, प्रेशर कंट्रोल होता है, वॉल्यूम कंट्रोल होता है, सीपैप होता है। तो फिर उनकी सबकी फुल फॉर्म उन्होंने पूछी और फिर डिफरेंस क्या होता है वो पूछा। वेन ऑफ करते हैं तो कैसे करते हो, मतलब जैसे हम उसकी अगर वॉल्यूम या प्रेशर कंट्रोल पे है उसकी स्पोर्ट कम करते हैं, फिर सीपैप पे डालते हैं, फिर टीपीस पे डालते हैं, उसी पे टॉलरेट कर रहे हैं, फिर एबीजी करते हैं, एबीजी ठीक आती है तो फिर हम पेशेंट को एक्सट्यूबेट कर देते हैं। तो वो सारी चीजें उन्होंने पूछी। तो वही आपको सिनेरियो जैसे भी आप करते हो तो वो सारी चीजें आपको बतानी है उनको। देन उन्होंने मुझसे मेटाबॉलिक एसिडोसिस का पूछा कि अच्छा मेटाबॉलिक, क्योंकि मैंने ही उनको बोला था कि हम एबीजी करते हैं, एबीजी अगर नॉर्मल रहता है तो हम मतलब आगे फिर पेशेंट को एक्सट्यूबेट करते हैं। तो फिर उन्होंने एबीजी के बारे में पूछा, जैसे मेटाबॉलिक एसिडोसिस पूछा कि वो क्या होता है। तो आपको हमेशा ये चीज ध्यान रखनी है कि जब भी आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हो तो हर कोई बंदा अगर वो नॉन मेडिकल पर्सन भी है तो मतलब हर चीज के बारे में उनको भी पता नहीं होता, या हर चीज के बारे में उनको भी उस टाइम पे वो सारे क्वेश्चन दिमाग में कई बार नहीं आते कि क्या क्या पूछना है। तो वो क्वेश्चन कहाँ से लेते हैं आप जो आंसर करते हो। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया ना कि मैंने उनको बताया कि इनिशियल असेसमेंट करते हैं, फिर हम स्किल्स देखते हैं। तो उन्होंने मेरे ही क्वेश्चन से एक मतलब मेरे ही आंसर से एक क्वेश्चन उठाया और उसी के बारे में मुझसे क्वेश्चन पूछे, है ना, जैसे स्किल्स के बारे में। इसमें फिर मैंने एबीजी के बारे में जो उनको बोला तो फिर उन्होंने एबीजी के बारे में पूछे। तो मेक श्योर कि जो भी आप आंसर कर रहे हो आप अगर उसमें कॉन्फिडेंट हो कि हाँ भाई मुझे इसका फुली मतलब अच्छे से पता है,
और अगर वो मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं तुरंत बता दूंगा, तो फिर ही आप वो चीज का आंसर दो। अगर आपको लग रहा है कि यार मैं मतलब आप कुछ भी बता रहे हो और उन्होंने आगे से आपको पूछ लिया कि चलो इस चीज के बारे में बताओ, अगर फिर उस टाइम पे आपको उस चीज का नहीं पता होगा तो आपको दिक्कत हो सकती है ना। तो मैंने एबीजी का बताया, उन्होंने फिर मुझे मेटाबॉलिक एसिडोसिस का पूछा, फिर मैंने वो उनको बताया कि पीएच कम होता है और HCO3 कम होता है। फिर उन्होंने बोला कि अगर कम हो गया तो क्या करोगे। तो ऑब्वियसली अगर वो होता है तो वो तो डॉक्टर आपको ऑर्डर करते हैं, लेकिन एज ए नर्सिंग स्टाफ आपको पता होना चाहिए कि आप क्या क्या करते हो। फिर मैंने उनको बताया कि हम सोडा वाइट कप देते हैं, तो नॉर्मल रेंज उन्होंने पूछी वही 22 to 27 तक होती है। फिर पीएच की नॉर्मल वैल्यू 7.35 to 7.45 होती है। फिर PCO2 की नॉर्मल वैल्यू उन्होंने पूछा। तो ऐसे करके उन्होंने एबीजी मतलब उन्होंने काफी एबीजी के बारे में मुझे पूछा, तो मैंने वो बता दिया। तो एबीजी के बारे में अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक एबीजी की मैंने फुल वीडियो बना रखी है, तो अगर वो वीडियो आपने देख ली तो आपको कभी भी एबीजी के बारे में और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको डेफिनेटली वो वीडियो देखनी चाहिए। ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो, नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्ट दे सकते हो। फिर उन्होंने मुझे पूछा कि आप सोडा बाइक आप देते हो मेटाबॉलिक एसिडोसिस में, तो कैसे उसकी डाइल्यूशन क्या है। तो मैंने मतलब उन्होंने शायद मुझे कंफ्यूज करने के लिए ऐसे बोला, तो मैंने उनको बोला कि मैम हम डाइल्यूट नहीं करते, वो डायरेक्ट देते हैं। तो बोले डायरेक्ट कैसे दे सकते हो, वेन खराब नहीं हो जाएगी। तो मैं कहा मैम हम देते हैं, वेन खराब नहीं होती, लेकिन इसलिए हम इसको डाइल्यूट नहीं करते। तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, मुझे ये बताओ कि वेन को कैसे असेस करते हो, वेन असेसमेंट के टूल क्या है आपके पास। तो फिर मैंने उनको बताया कि मैम वेन के लिए एक हमारे पास VIP स्कोर होता है जिसको हम विजुअल इन्फ्यूजन फ्लेबाइटिस बोलते हैं। तो वो स्केल के अकॉर्डिंग हम चेक करते हैं पेशेंट की वेन का स्टेटस क्या है। तो उन्होंने पूछा फिर आपने कैमरा लगाया, आप असेस कर रहे हो, तो कितने स्कोर पे आप उसको आउट करोगे। तो मैंने उनको बता दिया कि वैसे 2 अगर स्कोर होता है तो हम आउट कर देते हैं, लेकिन अगर नहीं होता है तो अगर मतलब नॉर्मल रहता है 0 ही रहता है तो आप उनको 7 डेज तक भी चला सकते हो। अगर कैनुला अच्छे से इंटैक्ट है, तो वहाँ पे कोई रेडनेस नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपको कोई साइन ऑफ इन्फेक्शन नहीं दिख रहा है, तो उसको आप चला सकते हो जब तक वो चल रहा है। अदरवाइज अगर खराब होता है तो चाहे आपको 1 घंटे के अंदर अंदर ही खराब हो जाए तो भी आउट करना होता है। तो उसके बाद उन्होंने पूछा सिस्टम के बारे में कि आप सिस्टम फ्रेंडली हो, आपने सिस्टम पे काम करा हुआ है, मतलब जो भी हम ICU में या वार्ड में या पूरे हॉस्पिटल मतलब एक सिस्टम होता है जिसके अंदर हम सारा मेडिसिन इंडेंट करते हैं या डिस्चार्ज समरी निकालते हैं, मतलब डाइट डालते हैं या मेडिसिन मंगवाते हैं, मतलब जो भी है वो सारा हम वो सिस्टम के थ्रू करते हैं। तो वहाँ पे भी शायद HIS सिस्टम चलता है। तो अब तो मोस्टली दिल्ली में काफी सारे हॉस्पिटल में HIS सिस्टम ही फॉलो कर रहे हैं। तो मैंने उनको बता दिया कि हाँ मैं सिस्टम तो जानता हूँ। तो फिर वो बोले ठीक है। तो बस इतने ही उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछे थे। उसके बाद उन्होंने बोला कि ठीक है आप वेट करो बाहर। तो मैंने थोड़ी देर वेट करा, देन उन्होंने मुझे मतलब वो एक फॉर्म था वो दे दिया फिल करके। उसमें मतलब कुछ कॉलम होते हैं कि वो कैसा इंटरव्यू इनका कैसा था। तो 4 कॉलम होते हैं नॉर्मली, एक्सीलेंट, गुड, पुअर और मतलब फेल टाइप ऐसा कुछ लिखा था मे बी। तो उसमें मतलब 5 होते हैं टोटल, 5 के बिहाफ पे आपको नंबर देने होते हैं। तो मेरा तो खैर हो गया, पास हो गया मेरा। तो उन्होंने 2-3 एक्सीडेंट भी करे हैं, बाकी पे गुड करा। तो एक्चुअली जो मैंने चीज देखी है कि शुरू में 1-2 चीजों में शुरू में थोड़ी बहुत हमने इंग्लिश में करा होगा, उसके बाद वो भी हिंदी में चल रहे हैं और मैं भी हिंदी में पेल रहा हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं, मेन चीज ये है कि आपका कॉन्फिडेंस शो होना चाहिए। जैसे मैं जब भी उनसे बात कर रहा था, वो जो भी क्वेश्चन मेरे से पूछे हुए थे मैं उनको उसी टाइम आंसर कर रहा था। तो ऐसा मुझे कहीं लगा नहीं कि उन्होंने बहुत टफ क्वेश्चन पूछे। तो ये जो भी उन्होंने क्वेश्चन पूछे और जो इंटरव्यू के टाइम पे मुझे आए, मतलब जो रिटन टेस्ट था वो भी जो आए थे, ऑलमोस्ट मुझे लगता है मैंने उनका 20 क्वेश्चन का टोटल वो आया था। और उसमें से 17-18 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने ऑलरेडी अपनी वीडियोस में कवर करे हुए हैं। तो 2-3 क्वेश्चन थे जो मुझे लगता है आउट ऑफ थोड़े से टॉपिक थे, मतलब जो मैंने नहीं वीडियो में कवर करे हुए, लेकिन फिर भी मैं ये सारे क्वेश्चंस की वीडियो आगे एक अलग बनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो मैं बस इंटरव्यू के रिगार्डिंग ही चाहता था, और क्योंकि ये ज्यादा लंबी नहीं करना चाहता मैं वीडियो। लेकिन वो वीडियो 1 या 2 वीडियोस के बाद ही मैं डाल दूंगा, तो आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं। फाइनल हॉस्पिटल का मेरा जो ओवरऑल एक्सपीरियंस था मैंने आपको बता दिया कि स्टार्टिंग में जो मुझे वेट करनी पड़ी वहाँ पे,
वो मुझे बहुत ही खराब चीज लगी। तो अगर स्टाफ की बात करें तो वो बोल रहे थे कि हमें मतलब 1 साल एक्सपीरियंस वाले चाहिए, कम से कम एटलीस्ट 1 साल तो होना ही चाहिए। और चाहे मेल है चाहे फीमेल है, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है, मेल भी आ सकता है फीमेल भी आ सकती है, बट मैंने मोस्टली वहाँ पे फीमेल स्टाफ ही देखी, तो इसलिए वो मेल स्टाफ को ले रहे हैं। तो अगर आपको 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आप ट्राई कर सकते हो, अगर आपको कम भी है तो भी आप ट्राई कर सकते हो। आप उनको बता सकते हो कि सर मुझे इतना एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने वहाँ पे 1-2 लड़कियां देखी थी, क्योंकि मणिपुर की 2 लड़कियां थी, उनको भी एक्सपीरियंस नहीं था, मतलब वही 8 और 10 मंथ का, मतलब 1 साल का भी पूरा नहीं था। तो उनको तो मतलब उन्होंने रख ही लिया था और कैलकुलेटर पे कुछ सैलरी बता रहे थे, ये आपकी सैलरी होगी, ये आपका मतलब हॉस्टल की फीस होगी। तो वो खैर मुझे पता नहीं उनकी सैलरी क्या बताई। तो अगर आप करना चाहते हो तो स्पाइनल हॉस्पिटल में ट्राई कर सकते हो, बहुत ही शांत माहौल है वहाँ का, बिल्कुल ही मुझे जितने डिपार्टमेंट मैंने देखे, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे 1-2 जानने वाले क्या, वही यूट्यूब से मेरे सब्सक्राइबर मुझे 2-3 मिल गए वहाँ पे, तो उन्होंने मुझे अपना डिपार्टमेंट दिखाया। तो मतलब बहुत ही शांत माहौल है वहाँ का। तो अगर आप जाते हो तो सच में आप इंजॉय करोगे वहाँ पे, आपको लगेगा नहीं कि यार बहुत ही ज्यादा हेक्टिक ड्यूटी है। और 2 बजे, मतलब जब 2 बजे मैं वहाँ पे वेट कर रहा था, तो पूरे 2 बजे मॉर्निंग स्टाफ निकल गया था। तो मेरे हिसाब से वो मतलब बहुत ही इको फ्रेंडली सा हॉस्पिटल है, मतलब आपको ना लगेगा नहीं कि बहुत ज्यादा बर्डन है आपके ऊपर ऐसा कुछ, जैसे कि मैक्स हॉस्पिटल में आपके सर पे हमेशा तलवार लटकी रहती है, वैसा कुछ नहीं वहाँ पे। बिल्कुल आराम से सब, कोई कॉफी पी रहा है, कोई चाय पी रहा है, कोई इधर बैठा है, कोई आराम से अपना काम कर रहा है, मतलब बिल्कुल ही मजेदार सा माहौल लगा मुझे। तो दोस्तों बाकी अगर सैलरी की बात करें तो सैलरी भी मतलब वहाँ पे जो अभी मेरी सैलरी तो उन्होंने मुझे बताई नहीं कितनी है, क्योंकि वो मुझे बोले थे हम मेल कर देंगे, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा लेट हो गया था इंटरव्यू दे देते। तो वहाँ पे मेरे 1-2 फ्रेंड है तो जिन्होंने मुझे बताया था कि उन्होंने लास्ट 21 में ज्वाइन करा था और 2.5 ईयर्स एक्सपीरियंस था उनको, मतलब 2.5 साल के एक्सपीरियंस पे। तो उनकी जो टोटल सीटीसी थी वो 30,000 लगी थी, 2.5 साल 30 या 31 कुछ समथिंग उसने बताया था। और इन हैंड जो उनको आती थी वो 24-25 तक आती थी, और अभी इन हैंड 28 होगी, क्योंकि इंक्रीमेंट वो अच्छा लगाते हैं 2.5 या 2000 से ऊपर 2 से 3 के बीच में वो इंक्रीमेंट लगाते हैं। तो डेफिनेटली आप जा सकते हो वहाँ पे अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो। बहुत अच्छी सैलरी, बहुत अच्छा माहौल भी है, तो मुझे मतलब ओवरऑल वो एक्सपीरियंस अच्छा लगा वहाँ का। तो अगर आप जाना चाहते हो तो जरूर जाओ वहाँ पे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो 1-2 वीडियो के बाद ही मैं आपको इनके जितने भी क्वेश्चन थे, क्या क्या मुझे रिटर्न में आए थे, मैं उसकी भी वीडियो बनाऊंगा। तो वो वीडियो भी आप जरूर देखना जाने से पहले, तो डेफिनेटली आपकी इंटरव्यू जरूर क्लियर होगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।